हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल फ्री मेडिकल एजुकेशन। आज हम डिस्कस करेंगे क्रैश कार्ट मैनेजमेंट। क्रैश कार्ट मैनेजमेंट के रिगार्डिंग मेरी इस वीडियो में बिल्कुल सिंपल नोट्स, इजी एक्सप्लेनेशन हिंदी में एंड बिल्कुल आपको जो बेसिक नॉलेज है क्रैश कार्ट के रिगार्डिंग वो आपको सारी मिलेगी मेरी इस वीडियो में। तो लेट्स स्टार्ट अ वीडियो। फर्स्ट डिस्कस करेंगे डेफिनेशन ऑफ क्रैश कार्ट। इट इज अ मीन्स ऑफ स्टोरिंग एंड ट्रांसपोर्टिंग वाइटल इक्विपमेंट। पहले तो वाइटल का मतलब आ गया कि जो चीज इंपॉर्टेंट हो, फिर आगे एंड ड्रग्स विच मे बी रिक्वायर्ड ड्यूरिंग अ कोड ब्लू कार्डिक एमरजेंसी। कार्डिक एमरजेंसी कौन सी आ गई? जैसे कि कार्डियक अरेस्ट टू द लोकेशन ऑफ द एमरजेंसी। तो क्रैश कार्ट मैनेजमेंट की डेफिनेशन है, उसका मतलब आ गया कि ये एक ऐसी ट्रॉली होती है, जैसे आप इमेज में देख सकते हो, ये एक ऐसी ट्रॉली है जिसमें बहुत सारी मेडिसिन होती हैं, ड्रग्स और ऐसे इक्विपमेंट, ऐसा सामान होता है जो कि इम्पोर्टेंट होता है बहुत। किस चीज के लिए इम्पोर्टेंट होता है? जैसे कि किसी को कार्डिक एमरजेंसी आ गई, मतलब किसी को हार्ट के रिगार्डिंग एमरजेंसी आ गई, कार्डिक अरेस्ट आ गया, मतलब उसको ऐसी इमरजेंसी आ गई जिसमें उसका हार्ट है वो जा रहा है, मर रहा है और हमने उसको रिस्टोर करना है, उसको बचाना है। तो ऐसे जब कार्डिक अरेस्ट होता है, कोई हार्ट के रिगार्डिंग कार्डिक इमरजेंसी पड़ती है, तो उस जो वहां पे पेशेंट की जो लोकेशन है वहां तक जे ट्रॉली को लेके जाना होता है, जो उसमें जो भी जरूरत वाली चीजें हैं, वो जो भी वहां पे उसको पेशेंट को रिक्वायरमेंट चाहिए जिस चीज की, वो उस ट्रॉली में उपलब्ध होती हैं। जैसे कि कोई ड्रग देनी उसको हार्ट को चलाने के लिए, या फिर उसको जैसे इंटूबेट करना, उसको वेंटिलेटर पे डालना, वो सारी चीजें होती हैं क्रैश कार्ट में। तो इन शॉर्ट कि आप इमेज में देख सकते हो कि ये एक ऐसी ट्रॉली है जिसमें बहुत सारे बॉक्सेस होते हैं। तो किस तरह की इसका स्ट्रक्चर होता है, जिसमें हम सारी मेडिसिन रखते हैं जो किसी पेशेंट को अगर इमरजेंसी हो जाए, उसकी लाइफ पे बनी हो, जैसे कि कार्डियक अरेस्ट, उसके लिए यूज़ की जा सके। इसके जितने भी बॉक्सेस होते हैं सारे इक्विपमेंट होते हैं पेशेंट की जान बचाने के लिए, और ड्रग्स होती हैं। तो इसमें सारी ड्रग्स और इक्विपमेंट स्टोर किए जाते हैं, रखे जाते हैं। जब भी पेशेंट को इमरजेंसी हो, फॉर एग्जांपल कार्डिक अरेस्ट हो, तो जल्दी से हम इसको वहाँ पे ले जाएं और पेशेंट को जो भी मेडिसिन चाहिए, जो इक्विपमेंट उसके लिए इंपॉर्टेंट है, उसको सारा कुछ प्रोवाइड हो सके, जो भी इमरजेंसी ट्रीटमेंट है। तो इसके नीचे टायर लगे होते हैं, तो हम इसको ईजिली मूव कर सकते हैं। इसकी नेक्स्ट अनदर डेफिनेशन है, अ कार्ट स्टॉक्ड विद इमरजेंसी मेडिकल इक्विपमेंट, सप्लाईज एंड ड्रग्स for use by medical personnel, especially during efforts to resuscitate a patient experiencing cardiac arrest। तो इसका मतलब आगे कि जो कार्ट होता है, जो ट्रॉली होती है, इसमें मेडिकल इक्विपमेंट होते हैं, ड्रग्स होती हैं। कौन सी? जब पेशेंट को कोई भी इमरजेंसी आए, उस इमरजेंसी को हैंडल करने के लिए उनको जो भी नीड है ड्रग्स की, कोई इक्विपमेंट लगाना है, जैसे कि ऑक्सीजन मास्क वगैरह, ये सारी चीजें इस कार्ट में, इस बॉक्स, इस ट्रॉली में होती हैं। तो ज्यादातर इसको कौन यूज करता है? जो मेडिकल प्रोफेशन के होते हैं, कि जब भी पेशेंट को इमरजेंसी पड़े, उसको जो मेडिकल प्रोफेशन के हैं वो इस ट्रॉली में से ड्रग्स और कई इक्विपमेंट, फॉर एग्जांपल कोई भी अगर पेशेंट को ऑक्सीजन मास्क लगाना है, वो ये सारी चीजें हैं वो इस ट्रॉली में से पेशेंट के लिए यूज कर सके, पेशेंट के ऊपर यूज कर सके। तो ज्यादातर ये किस केस में यूज होता है? जैसे कि कार्डिक अरेस्ट। तो कार्डिक अरेस्ट के बारे में भी थोड़ा सा डिटेल में पढ़ लेते हैं, कई स्टूडेंट्स को नहीं पता होता। तो कार्डिक अरेस्ट होता है कि सडन जो हार्ट है वो अपना काम करना बंद कर देता है, अपना धड़कन एकदम से सडन बंद कर देता है, क्योंकि उसमें हार्ट में जो ब्लड की सप्लाई है वो नहीं हो पाती। तो वो हार्ट को दोबारा से चलाने के लिए, एक वर्ड है रिससिटेट, उसका मतलब आ गया कि जो हार्ट है, जो पेशेंट, उसको पुनर्जीवित करना, उसको बचाना, उसकी लाइफ को दोबारा से लेके आना। तो कार्डिक अरेस्ट में क्या होता है? जो हार्ट होता है उसको दोबारा से पुनर्जीवित किया जाता है। अगर सिंपल लैंग्वेज में बात करें तो उसको दोबारा से वर्किंग में लाने के लिए जो भी इक्विपमेंट होते हैं, कोई मेडिकल ड्रग्स होती हैं, वो इस ट्रॉली में से यूज की जाती है। तो ज्यादातर ये ट्रॉली कब यूज होती है? कार्डिक अरेस्ट के लिए।
तो नेक्स्ट डिस्कस करेंगे पॉलिसी। पॉलिसी का मतलब आगे की क्या वे है, क्या स्ट्रेटजी है इसकी, क्या प्लान्स हैं। तो फर्स्ट है क्रैश कार्ट मस्ट बी चेक्ड बाय हेड नर्स, स्टाफ नर्स एवरी शिफ्ट एंड डॉक्यूमेंट इन चेकलिस्ट। तो इसका फर्स्ट पॉइंट क्या एक्सप्लेन कर रहा है कि जो भी क्रैश कार्ट है, जो हेड नर्स है, जहां फिर जो उनकी शिफ्ट के अकॉर्डिंग, जैसे मॉर्निंग शिफ्ट की जो मेन इंचार्ज होती, जो सबसे सीनियर होते हैं, काबिलियत वाले होते हैं, तो फिर आगे जैसे इवनिंग शिफ्ट की जो इंचार्ज आ गई, उन्होंने हर शिफ्ट में जो क्रैश कार्ट है उसको चेक करना है कि ऐसा ना हो कि जैसे वो इवनिंग शिफ्ट में आए तो मॉर्निंग शिफ्ट में क्रैश कार्ट यूज हुआ हो किसी पेशेंट पे, तो फिर वो सामान है वो मतलब रिप्लेस नहीं हो, दोबारा से ये यूज हुआ सामान वो दोबारा से क्या पता रखा ना हो, तो अचानक इवनिंग ड्यूटी में भी इमरजेंसी पड़ गई तो पेशेंट है ऐसे उसको मतलब मेडिसिन है जो प्रॉपर ना होने की वजह से पेशेंट के जो इमरजेंसी है उसको हैंडल करने के लिए प्रॉब्लम आ सकती है। तो जो भी उसमें सामान कम है, मतलब जो जहां फिर न्यू लेके आने वाला है फार्मेसी से उसको रिप्लेस करना है, वो सारा डॉक्यूमेंट करे, उसकी जो चेक लिस्ट है वो उसको चेक करे हर एक शिफ्ट में। फिर आ गया स्टैंडर्डाइजेशन मस्ट बी मेंटेन्ड अक्रॉस द हॉस्पिटल। तो इसका मतलब आ गया कि हमने पूरे हॉस्पिटल में जो क्रैश कार्ट है उसका स्टैंडर्ड मेंटेन रखना है, उसको पूरा कंप्लीट रखना है और उसको सेम होना चाहिए। वो ऐसे नहीं है कि जैसे कि हम सोचें कि आईसीयू है जो उसमें इमरजेंसी ज्यादा पड़ती है तो वहीं पे क्रैश कार्ड यूज होता है, नहीं, अगर वो किसी और डिपार्टमेंट में पड़ा है जैसे कि रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट में है तो वहां पे भी वो बिल्कुल मेंटेन होना चाहिए। ऐसे नहीं है कि वहां पे पेशेंट्स को इमरजेंसी नहीं पड़ सकती तो कोई बात नहीं, जे सामान रख लेते हैं, इस इंजेक्शन को रहने देते हैं, नहीं, वो पूरा मेंटेन होना चाहिए। फिर आ गया क्रैश कार्ट आइटम मस्ट बी चेक्ड मंथली फॉर एक्सपायरी डेट्स। तो इसका मतलब है कि जो भी क्रैश कार्ट की आइटम्स हैं, ऐसे नहीं है कि हमने एक बार रख दिया इंजेक्शन, अगर वो यूज नहीं हुआ 5-6 महीने तो हमने उसको चेक ही नहीं किया, नहीं, हमने हर एक मेडिसिन हो सके तो गुड थिंग है अगर हम डेली उसकी जो एक्सपायरी डेट है हर एक इंजेक्शन की, इवन कि अगर कोई ट्यूब भी है जैसे ऑक्सीजन मास्क है उसकी भी एक्सपायरी डेट हमने चेक करनी है और रिटन में लिखनी है। ईच यूनिट विल हैव क्रैश कार्ड प्लेस्ड इन एन इजिली प्लेस असेसिबल लोकेशन। इसका मतलब आ गया कि जो भी यूनिट है, किसी भी यूनिट में जैसे कि आईसीयू, सर्जिकल आईसीयू, ओटी में किसी भी एरिया में अगर क्रैश कार्ट ऐसी जगह होनी चाहिए, ऐसी जगह इसकी प्लेसमेंट होनी चाहिए कि वो वहां से मतलब हमें निकालना इजी हो, एक जगह से दूसरी जगह तक मूव करना इजी हो। ऐसे नहीं है कि वो जहां पे क्रैश कार्ट पड़ा है वो एक कॉर्नर में पड़ा है, उसके आगे हमने बहुत सारा सामान रखा है, नहीं, वो ऐसी जगह पे होना चाहिए कि हम अगर उसको निकालें वो इजीली निकल जाए। ऐसे नहीं है कि पहले हम कितना सामान को मतलब उसको निकालने के लिए पहले हम थोड़ी प्लेस बना रहे हैं, इतने में तो पेशेंट क्रैश हो जाएगा, वो सीरियस हो जाएगा, उसकी कंडीशन और भी सीरियस हो जाएगी। फिर आ गया सेम लिस्ट ऑफ मेडिसिन। तो जितने भी हर एक यूनिट में क्रैश कार्ट हैं उसमें सेम मेडिसिन्स होनी चाहिए, एक बिल्कुल एक जैसी लिस्ट होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल ऐसे नहीं है कि जो आईसीयू में है, जहां सर्जिकल आई, जो क्रिटिकल एरिया है वहां पे मेडिसिन सारी मतलब अवेलेबल है, तो जैसे कोई और डिपार्टमेंट है, बच्चों का डिपार्टमेंट, हम सोच लेते हैं कि जहां पे बड़ों वाली मेडिसिन क्या करनी है अडल्ट की, तो फिर वहां पे क्या करना है हमने, जो सेम मेडिसिन होनी चाहिए, हर एक वार्ड में सेम लिस्ट सेम मेडिसिन होनी चाहिए। जो आईसीयू वाले पेशेंट्स के क्रैश कार्ट में है वो ही दूसरे जैसे कि न्यूनेटल आईसीयू है वहीं पे भी ऐसी ही मेडिसिन होनी चाहिए, अलग अलग नहीं होनी चाहिए। तो फिर है स्टोर्ड इन सेम ऑर्डर। इसका मतलब आ गया, सेम ऑर्डर का मतलब आ गया कि जैसे अगर हमने आईसीयू में जो क्रैश कार्ट है उसके ऊपर हमने मेडिकेशंस रखी है, तो अगर कोई और भी यूनिट है जैसे कि सर्जिकल आईसीयू आ गया, ऑपरेशन थिएटर आ गया, वहां का जो क्रैश कार्ट होगा वहां पे भी जो मेडिकेशंस होगी, जो वायल होगी इंजेक्शन की, वो ऊपर ही होगी। ऐसे नहीं होगा कि इंजेक्शन की वायल हमारी किसी और डिपार्टमेंट में नीचे पड़ी है, मतलब एक पैटर्न में ही क्रैश कार्ट सारी यूनिट्स में होना चाहिए। अगर उनका जो फ्लूइड है, जो आईवी फ्लूइड्स देते हैं पेशेंट को,
वो अगर बॉटम पे है तो सारी यूनिट्स में, मतलब जैसे कि सर्जिकल आईसीयू, इमरजेंसी, सभी जगह पे जो फ्लूइड है वो बॉटम लोकेशन पे ही होना चाहिए। तो ऐसे मतलब जो भी सामान है उसको सेम ऑर्डर में रखना है हमने। ऐसे नहीं है कि किसी और डिपार्टमेंट में जो ऊपर पड़ा है, किसी और डिपार्टमेंट में वो सारी चीजें नीचे रखी हुई है, हमने नहीं, सेम ऑर्डर में होनी चाहिए। जो इसका फायदा ये है कि अगर कोई पर्सन जैसे वो मेडिकल आईसीयू में है, अगर वो हेल्प के लिए किसी और डिपार्टमेंट में गया, जैसे वो इमरजेंसी में गया कुछ घंटे के लिए काम करवाने के लिए, तो उसको अगर किसी पेशेंट के ऊपर सामान यूज करना है, किसी पेशेंट को इमरजेंसी आ गई, तो उसको पता होगा कि मेरे वार्ड में जे सामान है इस पोजीशन पे पड़ा है, इस कॉर्नर में पड़ा है, इस बॉक्स में पड़ा है क्रैश कार्ड के, तो वो दूसरे वार्ड में भी, इमरजेंसी में भी वो सारा सामान उसी बॉक्स में पड़ा होगा। अगर वो ऐसे नहीं होगा सेम ऑर्डर में, सेम पैटर्न में, तो उसको कितनी दिक्कत आएगी। वो पहले सामान कितना ढूंढेगा बार बार, पर उसको मिलेगा नहीं। तो ऐसे क्या होगा, पेशेंट तब तक क्रैश हो जाएगा, प्रॉब्लम पेशेंट की और बढ़ जाएगी, तो इमरजेंसी हैंडल नहीं होगी। तो इसका मतलब है कि सेम ऑर्डर में होना चाहिए। तो नेक्स्ट पॉइंट है लुक अलाइक एंड साउंड अलाइक मेडिसिन शुड बी स्टोर्ड इन सेपरेटली एज पर पॉलिसी। तो जो लुक अलाइक ड्रग्स होती हैं उसके बारे में भी थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। लुक अलाइक जो बिल्कुल मतलब देखने में सेम हो, पर उनका जो ड्रग है, जो नेम है उनका, कोई सॉल्ट है, वो अलग हो, पर वो लुक अलाइक मतलब देखने में सेम अम्प्यूल हो उनके। तो नेक्स्ट पॉइंट आ गया लुक अलाइक एंड साउंड अलाइक मेडिसिन शुड बी स्टोर्ड सेपरेटली एज पर पॉलिसी। जो साउंड अलाइक मेडिसिन हैं या लुक अलाइक मेडिसिन हैं उनको अलग से रखना है, नाम लिख के, उनकी लिस्ट प्रॉपर होनी चाहिए, उसको अलग से रखना है। जो भी साउंड लाइक है और लुक लाइक ड्रग्स हैं उनके नेम लिख के उनको अलग से लिस्ट पे बिल्कुल अच्छे से जो इजीली पढ़ी जाए उसको साइड पे रखना है। तो अगर किसी को नहीं पता लुक लाइक साउंड लाइक, तो हम थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ लेते हैं। लुक लाइक जो बिल्कुल देखने में सेम होती हैं पर एग्जैक्टली वो ड्रग्स अलग अलग होती हैं, देखने में बिल्कुल सेम है। फॉर एग्जाम्पल लुक लाइक की बिल्कुल अच्छी एग्जाम्पल ये है, जैसे कि हमें डॉक्टर ने ऑर्डर दे दिया कि टैबलेट लीवोजेन, और कई बार डॉक्टर बोल देते हैं टैबलेट लीवोजेन जेड। तो जो लीवोजेन प्लेन है वो है मल्टीविटामिन, और जो लीवोजेन जेड होती है वो होती है मल्टीविटामिन प्लस जिंक। तो ऐसे मतलब बिल्कुल देखने में सेम होती हैं पर वो अलग अलग होती हैं। तो ऐसे जो लुक लाइक है उनको हमने बिल्कुल अलग से लिख के रखना है कि वो स्टाफ जब भी वो फ्री हो अपनी ड्यूटी में से, या फिर आफ्टर ड्यूटी 5 मिनट्स और 10 मिनट्स उस लुक लाइक और साउंड लाइक जो लिस्ट है मेडिसिन की उनको रीड करे। तो फिर आ गया साउंड लाइक। साउंड लाइक का मतलब आ गया कि जो इंजेक्शन या मेडिसिन साउंड में बिल्कुल सेम हो, बिल्कुल मतलब जब भी हम कोई ड्रग प्रोनाउंस करें वो किसी और ड्रग के साथ मैच करे। फॉर एग्जाम्पल जैसे इंजेक्शन डोपामीन एंड इंजेक्शन डिब्यूटामीन, तो कई बार डॉक्टर बोलते इंजेक्शन डोपामीन, तो हमें बिल्कुल अचानक से लगते जैसे डिब्यूटामीन बोल दिया, ऐसे वो बिल्कुल साउंड सेम जैसी करती हैं। तो सारी लिस्ट है लुक लाइक और साउंड लाइक की अलग होनी चाहिए कि जब भी पेशेंट को कोई मेडिसिन देनी हो एरर ना हो। फिर आगे डिफिब्रिलेटर इक्विपमेंट मेंटेन्ड बाय बायोमेडिकल इंजीनियर चेक्ड बाय द वार्ड नर्स ऑन डेली बेसिस। तो बहुत बार ऐसा होता है कि कई बार पेशेंट को बहुत अर्जेंटली नीड होती है डिफिब्रिलेटर की। तो काफी बार मैंने एक्सपीरियंस किया है अपने क्लिनिकल एरिया, सभी ने किया होगा कि कई बार जब भी पेशेंट को देनी होता है हमने डिफिब्रिलेटर, वो चलता नहीं होता, तो हमने टाइम टू टाइम डेली हमने जो बायोमेडिकल इंजीनियर होते हैं उनसे डिफिब्रिलेटर है या कोई और इक्विपमेंट है जो बायोमेडिकल के अंडर आते हैं उनको उनसे हमने चेक करवाना है। क्या पता पेशेंट को इमरजेंसी पड़े तो डिफिब्रिलेटर चले ना ऑन द स्पॉट, तो पेशेंट है उसको हम सरवाइव नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं ऑब्जेक्टिव्स।
ऑब्जेक्टिव्स आगे क्या उद्देश्य है। फर्स्ट पॉइंट टू आइडेंटिफाई व्हाट इज द क्रैश कार्ड कंसिस्ट ऑफ। तो फर्स्टली हमें पता होना चाहिए कि जो क्रैश कार्ड है ये किस किस चीज से बना है, कौन सी ड्रग्स हैं, जैसे कि इसमें ड्रग्स होती हैं, इक्विपमेंट होते हैं, इसके साथ डिफिब्रिलेटर होते हैं, इसकी चेकलिस्ट होती हैं, इसमें आईवी फ्लूइड्स होते हैं। तो ऐसे हमें सारी नॉलेज होनी चाहिए कि किस चीज का बना है जी। फिर अगर टू आइडेंटिफाई हाउ टू अरेंज अ क्रैश कार्ड कंटेंट्स अकॉर्डिंग टू पॉलिसी लिस्टेड फ्रॉम CBAHI। तो इसका मतलब आ गया सेंट्रल बोर्ड फॉर एक्रेडिटेशन ऑफ हेल्थ केयर इंस्टीट्यूशन। मतलब जो उनकी पॉलिसी है उनके अकॉर्डिंग ही सारा क्रैश कार्ड है वो अरेंज होना चाहिए। जैसे कि उसके जो टॉप फ्लोर है वहां पे इलेक्ट्रोड्स आ गए, मतलब ऐसे फॉर एग्जांपल के लिए कि अगर उन्होंने बोला कि जो फ्लूइड है वो बॉटम पे होना चाहिए तो ऐसे ही हमने बॉटम पे अरेंज करना है। तो जो सेंटर वाला एरिया आ गया वहां पे ड्रग्स होनी चाहिए, साइड पे एक लुक लाइक साउंड लाइक मेडिकेशन की लिस्ट होनी चाहिए। मतलब हमने CBAHI के अकॉर्डिंग ही सारा क्रैश कार्ड को अरेंज रखना है। फिर आगे टू डिटरमाइन द रोल ऑफ नर्स ड्यूरिंग चेकिंग क्रैश कार्ड। तो मेन रोल होता है नर्स का इसमें कि क्रैश कार्ड को टाइमली चेक करना, हर शिफ्ट में चेक करना। और जब किसी पेशेंट पे क्रैश कार्ड ओपन होता है तो यूज होती हैं ड्रग्स, तो चेक करना कि कौन कौन सी ड्रग्स है वो यूज हुई, तो उसको जल्दी से जल्दी जितना जल्दी हो सके सारी मेडिसिन को फार्मेसी से दोबारा रिप्लेस करना। तो ऐसे जो मेन रोल है वो नर्स का होता है, उसको टाइम टू टाइम चेक करना, एक्सपायरी डेट चेक करना, कोई भी ड्रग कम ना हो उसे चेक करना। फिर अगर टू नो द मेंटेनेंस ऑफ क्रैश कार्ड, हमने कैसे क्रैश कार्ड को मेंटेन रखना है हमें पता होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल जैसे किसी पेशेंट पे इमरजेंसी हुई, क्रैश कार्ड ओपन किया, तो हमने जल्दी से जल्दी जाके फार्मेसी से सारी मेडिसिन को रिप्लेस करना है। तो ऐसे वो सारा क्रैश कार्ड मेंटेन रहता है। तो अगर कोई सेकंड इमरजेंसी हो, सारा सामान उपलब्ध है तो हम तुरंत यूज कर सकते हैं। तो ऐसे मेंटेन रखना है क्रैश कार्ड को। तो नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं यूजेस ऑफ क्रैश कार्ड। क्रैश कार्ड के क्या यूज है, क्यों इसको बनाया गया, क्या इसकी नीड्स है, कि मतलब इसके साथ क्या क्या हमें बेनिफिट हो सकते हैं हमारे मेडिकल वर्क में। फर्स्ट आगे टू अवॉइड सेंटिनल इवेंट। सेंटिनल इवेंट आगे कि ऐसा कोई इवेंट जिसके साथ पेशेंट को नुकसान, उसको कोई साइकोलॉजिकल इंजरी, उसको फिजिकली मतलब कोई इंजरी हो, या फिर मतलब ऐसा कोई इवेंट अगर हम शॉर्ट में बात करें कि उसकी जो हेल्थ है वो किसी इवेंट की वजह से जानबूझकर खराब हो जाए, उसकी जान है वो भी जा सकती है। कई ऐसे इवेंट्स हो जाते हैं हॉस्पिटल्स में। तो मतलब पेशेंट को अवॉइड किया जाए सेंटिनल इवेंट्स, कोई ऐसी इंजरीज ना दी जाए पेशेंट को जिसके साथ उसको नुकसान हो। तो ऐसे सारी इवेंट्स को अवॉइड करने के लिए क्रैश कार्ड। टू स्टार्ट द ट्रीटमेंट इमीडिएटली। तो जैसे कि अगर सामान इधर उधर पड़ा होगा किसी टेबल पे, किसी शेल्फ पे, तो मतलब ट्रीटमेंट है वो उसमें डिले हो सकता है। तो जब क्रैश कार्ड पे सारा सामान पड़ा होगा तो हम क्विक उसे उठाएंगे और पेशेंट को इंजेक्शन लगा देंगे। तो ऐसे पेशेंट को जल्दी से ट्रीटमेंट मिल जाता है। फिर आगे टू प्रोवाइड इमीडिएट एक्सेस टू सप्लाईज एंड मेडिकेशंस। तो पेशेंट को जल्दी से जल्दी सारी जो भी फैसिलिटीज है, कोई इक्विपमेंट से फैसिलिटी चाहिए जैसे कि डिफिब्रिलेटर, वो सारी उसको इमीडिएट जल्दी से जल्दी तुरंत मिल जाती है और मेडिसिन भी जो उसको चाहिए वो मिल जाती हैं। तो नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट है टू फैसिलिटेट कोऑर्डिनेशन ऑफ इमरजेंसी इक्विपमेंट। तो इसका मतलब आ गया कि जो भी क्रैश कार्ड होगा वहां पे सारे जो भी मेडिकल जो इमरजेंसी इक्विपमेंट होते हैं वो इकट्ठे पड़े होते हैं। तो जब भी पेशेंट को इमरजेंसी होगी तो हम सारे इक्विपमेंट एक ही जगह पे होंगे, हम उसको क्विक उठा के पेशेंट को प्रोवाइड कर देंगे। तो इससे क्या होगा, पेशेंट की जो ट्रीटमेंट है वो उसको टाइम पे मिल जाएगा और उसकी लाइफ सेफ हो जाएगी। तो फिफ्थ आगे टू इंश्योर अ प्रॉपरली स्टॉक्ड क्रैश कार्ड्स विल बी रेडली अवेलेबल। तो हमने इसको चेक करना है, टाइम टू टाइम इंश्योर करना है कि जो भी क्रैश कार्ड में जो भी सामान पड़ा है वो पूरा ठीक है, वो अवेलेबल है सारा सामान। ऐसा ना हो कि अगर हमें कोई पेशेंट को बहुत सारी ब्लीडिंग होगी, हमने ब्लीडिंग को रोकने के लिए इंजेक्शन चाहिए, तो वो वहां पे हो ही ना। तो इसलिए मतलब हमें उसको श्योर करना है कि जो क्रैश कार्ड है वो इमरजेंसी के लिए रेडी है क्या। तो फिर है सिक्स्थ पॉइंट टू इंश्योर अ प्रॉपरली फंक्शनिंग डिफिब्रिलेटर विल बी रेडली अवेलेबल।
तो इसका ये पॉइंट बार बार रिपीट हो रहा है कि कई बार जो डिफिब्रिलेटर होता है जब पेशेंट के लिए चाहिए वो रेडी नहीं होता, वो कई बार उसमें कोई फॉल्ट वगैरह होता है। तो हमने चेक करते रहना है कि जो डिफिब्रिलेटर है वो वर्किंग में है क्या, कि जब भी पेशेंट को नीड पड़े, टाइम वेस्ट ना हो, तो पेशेंट को हम प्रोवाइड कर सके ट्रीटमेंट। फिर आगे 7th, टू सेव द वैल्यूएबल टाइम एट द टाइम ऑफ इमरजेंसी। तो इससे क्या होता है कि सारा सामान एक ही जगह पे पड़ा है, ट्रॉली पे पड़ा है, तो जब भी पेशेंट को कोई नीड होगी, उसको इमरजेंसी होगी, हम उसको टाइम पे सारा इंजेक्शन दे देंगे। तो इससे क्या होगा, एक तो टाइम बचेगा, अगर सामान इधर उधर पड़ा होगा तो कितना टाइम वेस्ट होगा, हम ढूंढते रहेंगे, हम सर्च करते रहेंगे कि इंजेक्शन कहाँ पड़ा है। तो सारी ट्रॉली पे इंजेक्शन पड़ा होगा तो हम इसको इजिली उठा के पेशेंट को प्रोवाइड कर देंगे। फिर आगे 8th पॉइंट, इट कैन बी मोबिलाइज्ड विच अलाउ द ट्रीटमेंट टू कम टू द पेशेंट व्हेन नीडेड। इसका मतलब आगे कि जैसे हमने पहले इमेज में देखा था कि जो क्रैश कार्ट है उस पे नीचे टायर लगे होते हैं, वो मोबिलाइज होता है कि ता जो पेशेंट को जिस भी एरिया पे पेशेंट को इमरजेंसी हो, हम उसको इजीली मोबिलाइज करवा के जो जहां पे पेशेंट है उसके पास लेके आ सके। क्योंकि अगर वो मोबिलाइज नहीं होगा तो हम दूर दूर भाग के थोड़ी ना जाएंगे इंजेक्शन लेने, तो जहां पे भी पेशेंट है उसको वहां पे मोबिलाइज करवाएंगे क्रैश कार्ट को, तो पेशेंट के पास इजिली लेके जा, मतलब हम उसको इजिली लेके जा सके, ऐसा क्रैश कार्ट होना चाहिए। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं प्रोसीजर्स फॉर चेकिंग क्रैश कार्ट। हमने कैसे क्रैश कार्ट को चेक करना है, कैसे उसमें जो सारी मेडिसिन हैं, सारी इक्विपमेंट है, पूरे क्रैश कार्ट को कैसे मेंटेन रखना है। फर्स्ट पॉइंट है आफ्टर द इमरजेंसी कॉल। इसका मतलब आगे कि जब भी किसी पेशेंट को इमरजेंसी पड़ी और उसके बाद द नर्स इंचार्ज शैल टैली द मेडिकेशन ड्रग्स आइटम्स यूज्ड विद द पेशेंट्स केस शीट। तो जब भी कोई इमरजेंसी पड़ी उसके बाद जो नर्स इंचार्ज है उसने सारी मेडिकेशन, सारी ड्रग, सारी आइटम्स को टैली करना है कि उस पे कौन कौन सी यूज हुई। तो पेशेंट की विद द पेशेंट्स केस स्टडी मतलब कि जहां पे भी पेशेंट को कौन कौन सी ड्रग्स दी गई, एक पर्सन होता है वो सारा नोट करता है कौन कौन सी ड्रग्स, मेडिकेशन क्या क्या यूज हुआ। तो उसने सारी वो उस लिस्ट के साथ और क्रैश कार्ड को चेक करना है और लिखना है, बिल्कुल रिटन में लिखना है उसने कि कौन कौन सी ड्रग्स कितनी कितनी यूज, जैसे कि पेशेंट कार्डियक अरेस्ट हो उस पे एट्रोपिन यूज हुए तो कितने एट्रोपिन यूज हुए, कितने एड्रीनालिन यूज हुए पेशेंट पे। तो फिर आ गया द इंचार्ज नर्स शैल रेज एन इंडेंट फॉर द आइटम्स यूज्ड आफ्टर वैलिडेशन बाय द क्लिनिकल फार्मासिस्ट और रिप्लेस फ्रॉम फार्मेसी स्टोर। तो फिर जब उसको पूरा सामान पता चल गया, कौन कौन सी जो आइटम्स हैं, जो मेडिकेशन ड्रग्स हैं वो कम है, वो पेशेंट पे यूज, उसने सारा लिख लिया और फिर उसने इंडेंट डालना है। जैसे इंडेंट का मतलब है कि उसने कंप्यूटर पे सारी मेडिकेशंस हैं उसको ऐड कर देना है, या फिर एक लिस्ट पे अकॉर्डिंग टू ऑल हॉस्पिटल में अलग अलग रूल रेगुलेशंस होते हैं। कई हॉस्पिटल्स में कंप्यूटर में फीड करते, ज्यादातर तो कंप्यूटर पे ही फीड करते हैं। तो कई हॉस्पिटल्स में लिस्ट लिखते हैं, इसका फॉर्म होता है, उस पे हमने लिख देना है कौन कौन सी मेडिसिन यूज हुई। तो फिर हमने वो फार्मेसी वालों को दे देना है कि जे हमारा पेशेंट था, इस पे इतना सामान यूज हुआ, हमें अपने क्रैश कार्ट में रिप्लेसमेंट चाहिए इस चीज की, हमें ये दवाइयां दे दो। तो फिर आगे द असाइंड फार्मासिस्ट शेल नोट द इंडेंट एंड कोऑर्डिनेट फॉर रिप्लेसमेंट ऑफ द यूज्ड आइटम। तो फिर जब जो फार्मासिस्ट होता है वहां पे ड्यूटी पे, वो सारी आइटम्स को कलेक्ट करते हैं, ड्रग्स को कलेक्ट करते हैं जो जो क्रैश कार्ट पे उनको नीड है, जो इंचार्ज ने उनको लिस्ट दी, तो फिर वो सारी मेडिकेशंस को निकाल देता है जो जो हमने उनको स्टाफ को देनी है। चेक एज पर द चेकलिस्ट। जब वो सारी मेडिसिन हमने रिसीव कर ली, जो भी हेड नर्स होंगी, जो भी इंचार्ज है, जब उन्होंने सारी मेडिसिन फार्मेसी से रिसीव कर ली, फिर उन्होंने दोबारा से जब क्रैश कार्ट में रखनी, चेक करके रखनी है कि अगर पेशेंट पे इतने एड्रीनालिन यूज हुए, तो पेशेंट पे एग्जाम्पल के तौर पर 5 to 6 यूज हुए, तो हमने वो पूरे, अगर 5 यूज हुए तो हमने वो 5 एड्रीनालिन इंजेक्शन की एम्प्यूल रिसीव कर लिए हैं। तो ऐसे उसने पूरा दोबारा से अगेन चेक करना है। ये सारा कुछ इंपॉर्टेंट क्यों होता है कि जब भी पेशेंट किसी और को इमरजेंसी पड़े, सारा सामान अवेलेबल हो तो पेशेंट को क्विक ट्रीटमेंट मिल सके।
फिर आगे एरियाज ऑफ द क्रैश कार्ट, तो कौन कौन से हॉस्पिटल में एरिया होते हैं जहां पे क्रैश कार्ट होता है। पहले आगे इमरजेंसी डिपार्टमेंट में, जहां पे तो मतलब जरूरी है, बहुत होना चाहिए। इंसेंटिव केयर यूनिट आईसीयू में, पोस्ट ऑपरेटिव वार्ड जहां पे सर्जरी के बाद आते हैं पेशेंट, ऑपरेशन थिएटर में, पीडियाट्रिक वार्ड में, मैटरनिटी वार्ड, ऑल मेडिकल सर्जिकल वार्ड जो जनरल वार्ड होते हैं, आउट पेशेंट डिपार्टमेंट जहां पे पेशेंट मतलब ओपीडी वाले आते हैं, सिटी स्कैन एरिया, इको डिपार्टमेंट, डायलिसिस यूनिट एंड कैथ लैब। ये सारे एरियाज जितनी भी यूनिट्स है होती हैं हॉस्पिटल में, इससे मतलब जो मैंने जहां पे नोट की, इससे भी ज्यादा डिपार्टमेंट्स होते हैं, कई हॉस्पिटल्स बड़े होते हैं, तो सभी एरियाज में क्रैश कार्ट होता है। फर्स्ट पॉइंट आ गया मेडिकेशंस एरर एंड मिक्सअप। तो मेडिकेशन एरर्स का मतलब आ गया कि जैसे उसमें कितने सारे बॉक्सेस बने होते हैं क्रैश कार्ट में, तो अगर वहां पे एक बॉक्स में डोपामीन लिखा है तो दूसरे में डब्यूटामीन, एट्रोपिन, एड्रीनालिन, तो उसमें क्या होता है कि वो जो जैसे हमने डोपामीन उठाना है तो वहां पे डोपामीन होता ही नहीं है। जहां फिर इसमें ज्यादातर मेडिकेशन एरर्स की बेस्ट एग्जांपल है कि जो साउंड लाइक जहाँ लुक लाइक ड्रग्स होती हैं, जैसे हमने डप्यूटामीन मांगा तो हम डोपामीन दे रहे हैं, ऐसे मेडिकेशंस एरर आ जाती हैं क्योंकि वहां पे प्रॉपर लिस्ट नहीं लिखी होती लुक लाइक और साउंड लाइक मेडिकेशंस की। फिर आ गया मिक्सअप, जैसे जो बॉक्स एट्रोपिन का है और जो डोपामीन है दोनों मिक्स कर दिए जाएं, एट्रोपिन में साथ में हमने डोपामिन रख दिए, डोपामिन के साथ हमने एड्रीनालिन रख दिया, ऐसे हर एक बॉक्स में मिक्सिंग हो। फिर आ गया मिसिंग, तो जैसे जो भी बॉक्स होगा प्रॉपर मेडिकेशंस का, जैसे कि फॉर एग्जांपल हमने डोपामिन का है, वहां पे डोपामिन है ही नहीं, तो जब भी पेशेंट को इमरजेंसी पड़ेगी हम डोपामिन उठाने जाएंगे, वहां पे तो डोपामिन होता ही नहीं क्योंकि प्रॉपर चेकिंग नहीं हुई, एक्सपायर्ड। कई ऐसे इंजेक्शंस होते हैं जो एक्सपायर्ड होते हैं। डैमेज्ड का मतलब आ गया कि जैसे हमने पेशेंट को ऑक्सीजन मास्क लगाना है, ऑक्सीजन मास्क तो है पर वो जो उसका सिलेंडर है वो डैमेज होता है, वो प्रॉपर खुलता ही नहीं जब ऑन द स्पॉट हमें चाहिए। कंटेमिनेटेड की बेस्ट एग्जांपल है जैसे कि उसमें क्रैश कार्ट, उसमें सर्जिकल ब्लेड होते हैं, तो कई बार क्या करता है स्टाफ, सर्जिकल ब्लेड खोल लेते हैं, उसको वैसे ही बंद कर देते हैं, नेक्स्ट पेशेंट पे यूज कर लेंगे, तो ऐसे वो सारा जो है वो कंटेमिनेटेड हो जाता है ब्लेड। एंड अनअवेलेबल इक्विपमेंट और मेडिकेशंस, कई बार कितने इक्विपमेंट हैं वो होते ही नहीं है, जैसे हमने ऑक्सीजन मास्क लगाना है वो है ही नहीं वहां पे, ईसीजी इलेक्ट्रोड नहीं होते और कई मेडिकेशंस ही नहीं होती। फिर आगे एम्प्टी O2 सिलेंडर, ऑक्सीजन सिलेंडर कई बार एम्प्टी होते हैं, उनको प्रॉपर टाइम पे फिल ही नहीं करवाता कोई। फिर आगे ड्रेन्ड बैटरीज ऑन इक्विपमेंट और इक्विपमेंट फेलियर, तो कई बार क्या होता है जैसे कि ड्रेन बैटरीज की बेस्ट एग्जांपल है जैसे लरेंजोस्कोप, तो जब भी हमें लरेंजोस्कोप चाहिए, उसका पेशेंट पे हमने ईटी ट्यूब डालनी है, तो लरेंजोस्कोप का बल्ब भी नहीं काम करता होता क्योंकि चेक ही नहीं किया, उसकी बैटरी वर्किंग में नहीं थी। फिर है इक्विपमेंट फेलियर का मतलब है कि जैसे कि बार हमने डीफैब बायोमेडिकल इंजीनियर वालों को कभी चेक ही नहीं करवाया, डेली हमें चेक करवाना चाहिए कि ताकि जब भी पेशेंट को जरूरत पड़े इक्विपमेंट वर्किंग में हो। नेक्स्ट पॉइंट आ गया कार्ड्स सिक्योर्ड विद हैवली टेप्स और पैडलॉक्स प्रिवेंटिंग इमीडिएट एक्सेस, तो कई एरियाज में, कई यूनिट में ऐसे भी होता है क्रैश कार्ड को इतनी टेप्स लगा के रखते हैं, इतने पैडलॉक्स लगा के रखते हैं कि जब हमें चाहिए वो खुलते ही नहीं है। ऐसे नहीं होना चाहिए, जब वो इतने मतलब सिंपल सा उसको लॉक लगाना चाहिए, जैसे कई बार उसके ऊपर जैसे जिप लगी होती है, ऐसा भी बैग होता है कि हम जब भी हमें चाहिए वो इजिली खुल जाए। फिर अगर कार्ड्स नॉट चेक्ड पीरियोडिकली, तो टाइम टू टाइम जब हर एक शिफ्ट में जैसे इंचार्ज ने चेक करना है क्रैश कार्ड, वो चेक नहीं करते, स्टाफ सीरियस ही नहीं लेता, इसको रिप्लेसमेंट नहीं करवाता, तो वो भी एक इवेंट बन जाता है जब पेशेंट को इमरजेंसी हो। फिर आगे स्टाफ अनएबल टू लोकेट क्रैश कार्ड लीड्स टू डिले, इस पॉइंट का मतलब आ गया कि जब कहीं पे भी पेशेंट को इमरजेंसी हो तो स्टाफ है वहां पे क्रैश कार्ड को लेके ही नहीं आया, वो उसको प्रॉपर जगह पे जहां पे इमरजेंसी थी उसको टाइम पे लेके नहीं आता, तो इससे क्या होता है पेशेंट को जो मेडिकेशंस देनी होती है, जो ट्रीटमेंट देना होता है वो डिले हो जाता है, उसकी लाइफ का जो सीरियस लेवल है वो और बढ़ जाता है। नेक्स्ट 7th पॉइंट है स्टाफ इज अनफेमिलियर विद आइटम स्टोर्ड एंड विद प्रोसीजर्स यूजिंग द क्रैश कार्ट व्हेन रिस्पॉन्डिंग टू लाइफ थ्रेटनिंग इमरजेंसी, हाउ टू स्टॉक और रीस्टॉक द क्रैश कार्ट,
तो कई बार ऐसे स्टाफ होते हैं जिनको क्रैश कार्ड के बारे में कोई नॉलेज ही नहीं होती, जैसे कोई फ्रेशर आया, न्यू स्टाफ आए, उसको क्रैश कार्ड के बारे में बताया ही नहीं। तो कई बार क्या होता है, जो सीनियर स्टाफ होता है वो वहां पे होते नहीं है, तो डॉक्टर्स बोल देते हैं न्यू स्टाफ को क्रैश कार्ड लेके आओ, तो उनको पता ही नहीं चलता क्रैश कार्ड क्या है, उसमें से कहाँ कहाँ क्या सामान पड़ा है। उनको पता ही नहीं होता कि अगर पेशेंट पे इमरजेंसी पे ये सारे इंजेक्शन हमने यूज किए हैं तो उसको रीस्टॉक करना है, उसको दोबारा से हमने लेके आना है, फार्मेसी में लिस्ट देनी है। तो कई स्टाफ को इसके बारे में कोई नॉलेज ही नहीं होती कि क्रैश कार्ड क्या होता है। इसमें अगर एक बार मेडिसिन यूज हो जाए तो हमने इमरजेंसी में जो मेडिसिन यूज की हमने फार्मेसी से उसकी रिप्लेसमेंट लेनी है। तो ऐसे स्टाफ को प्रॉपर नॉलेज देनी चाहिए, प्रॉपर क्लासेस लगानी चाहिए, क्रैश कार्ड क्या है, कैसे बना है, इसके क्या क्या यूजेस हैं, कब यूज करना है। तो फिर एक होता है मंथली क्रैश कार्ड ड्रग्स चेकलिस्ट। तो एक ऐसी लिस्ट भी होती है जो ज्यादातर क्रैश कार्ड्स के साथ होती है। इस पे क्या करते हैं, जो भी ड्रग्स होती हैं उनके नाम लिखते हैं, सारे आइटम्स की इक्विपमेंट्स के नाम लिखे जाते हैं। तो सभी के उनकी कितनी क्वांटिटी है, उसकी एक्सपायरी डेट सारा लिखा जाता है। जैसे कि सीरियल नंबर आ गया, फर्स्ट नेम ऑफ ड्रग, जैसे एट्रोपिन फॉर एग्जांपल, उसकी क्वांटिटी कितनी है, वहां पे 2 वायल्स हैं जिनकी एक्सपायरी डेट मतलब 20th है, तो वहां पे हमने साइन करना है। इसका मतलब आगे कि हमने जो एक्सपायर होने के पास हैं हमने मतलब उनको नोट करना है, हम अपने साइन करने और फार्मेसी से उनकी रिप्लेसमेंट लेनी है। तो हमने जो भी टाइम टू टाइम जैसे कि मंथली आफ्टर 1 मंथ इस रजिस्टर को फिल करना है, इस लिस्ट को फिल करना होता है कि कौन सी ड्रग है जो नियर एक्सपायरी आ रही है। तो अगर वो मतलब यूज होगी तो ठीक है, पर अगर वो यूज नहीं हुई तो हमने उसकी रिप्लेसमेंट लेनी है। तो साथ में हमने साइन करने हैं, तो डेट लिखनी हमने कितनी को मतलब जो ड्रग है उसकी रिप्लेसमेंट ली। तो थैंक यू। अगर आपको मेरा टॉपिक इजीली समझ आया, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर करना और लाइक करना। धन्यवाद।